15 जनवरी 2021 डॉक्टर सिन्हा को आईएसआई द्वारा अगवा कर लिया गया। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक चलते फिरते न्यूक्लियर वेपन है। अगर अगले 24 घंटे में उन्हें नहीं बचाया गया तो जो होगा वो किसी तीसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खौफनाक होगा। डॉक्टर सिन्हा के पास न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैक करने की अचूक तकनीक है। यदि वो तकनीक आईएसआई को पता लग गई तो वे वहीं बैठे बैठे किसी भी देश की न्यूक्लियर को हैक कर किसी भी दिशा में लॉन्च कर सकते हैं। दुनिया को बचाने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी 2021 रात 2 बजे मुजफ्फराबाद की हाड़ कंपा देने वाली सर्द रात, आसमान से गिरती बर्फ और धुंधली पीली रोशनी ने शहर को गहरे अंधेरे में डुबो रखा है। इस खामोशी के बीच 3 अलग अलग ठिकानों पर 3 लोग अपनी गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। शहर के किनारे पर कबीर, जो ढाबा चलाता है, अपनी दुकान का शटर घिरा रहा है। माल गोदाम में विक्रम भारी डिब्बे रख रहा है और संकरी गली में ज़ारा, पुरानी घड़ियों की मैकेनिक, एक एंटीक घड़ी के बारीक पुर्जे सेट कर रही है। पिछले 10 सालों से ये तीनों एक दूसरे से अनजान अपनी असली पहचान दफनाकर आम नागरिक की तरह जी रहे हैं। रात के ठीक 2 बजे सन्नाटे को चीरते हुए अचानक तीनों की घड़ियां एक साथ वाइब्रेट होती हैं। कमरों के घुप अंधेरे में स्क्रीन पर खतरनाक लाल रंग की रोशनी चमक उठती है, जिस पर सिर्फ एक कोड वर्ड लिखा है, स्नोफॉल। ये कोई मामूली मैसेज नहीं था, ये उनके 10 साल के दर्दनाक इंतजार का अंत था। ये रॉ का वो आदेश था जिसका वे बरसों से इंतजार कर रहे थे। उस लाल रोशनी के चेहरे पर पड़ते ही तीनों के हाव भाव बदल जाते हैं। उनके चेहरों की साधारण लकीरें अब एकदम कठोर और खौफनाक हो चुकी हैं। पलक झपकते ही उनकी आम पहचान हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है और वे वापस रॉ के सबसे खतरनाक और खूंखार जासूसों में तब्दील हो जाते हैं। मौत का असली खेल शुरू हो चुका है। 15 जनवरी को अगवा किए गए भारत के टॉप डिफेंस साइंटिस्ट डॉक्टर सिन्हा को बचाने का अंतिम वक्त आ चुका था। डॉक्टर सिन्हा कोई आम वैज्ञानिक नहीं बल्कि ब्लैकआउट ईएमपी हथियार के मास्टरमाइंड हैं। उनकी जान बचाना देश के लिए सबसे अहम है। इस खौफनाक मिशन को अंजाम देने के लिए तीनों रॉक एजेंट्स कबीर, विक्रम और ज़ारा रावलपिंडी के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान और कोहरे से ढके रेलवे यार्ड में मिलते हैं। हड्डियों को गला देने वाली ठंड, रात के भयानक अंधेरे और जर्जर मालगाड़ियों के बीच खड़े होकर वे अभी अपना रेस्क्यू प्लान बना ही रहे होते हैं कि अचानक वहां का भारी सन्नाटा टूट जाता है। चारों तरफ से दर्जनों तेज और चकाचौंध कर देने वाली फ्लैश लाइट्स सीधे उनकी आंखों पर पड़ती हैं। कोहरे के बीच से हथियारों के लोड होने की ठंडी और खौफनाक आवाजें गूंज उठती हैं। आईएसआई के एक बेहद खतरनाक और एलीट किल स्क्वाड ने उनकी सटीक लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। इससे पहले कि वे अपनी जैकेट से हथियार निकाल पाते, तीनों एजेंट्स के सीनों और माथे पर स्नाइपर और लेजर गन के लाल बिंदु मंडराने लगते हैं। वे पूरी तरह से दुश्मन के बिछाए मौत के जाल में घिर चुके हैं। आगे पीछे हर तरफ सिर्फ संगीने तनी है। भागने का एक भी रास्ता नहीं बचा है और खौफनाक मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। पाकिस्तानी कमांडर के चेहरे पर जीत की एक क्रूर और खौफनाक मुस्कान तैर रही थी। उसने पूरे गुरूर के साथ अपना मिलिट्री रेडियो निकाला ताकि हेडक्वार्टर को इन हिंदुस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खुशखबरी दे सके। उसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। रेडियो से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि सिर्फ कर्र की एक तेज कर्कश आवाज गूंज उठी। उसका संपर्क हेडक्वार्टर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी असली सस्पेंस खुलता है जब फोकस सामने खड़ी ज़ारा पर जाता है। मौत के साए और भारी खतरे के सामने भी वो डरी हुई नहीं थी। असल में उसने अपनी जेब में रखी एक विंटेज पॉकेट वॉच का बटन दबा दिया था। ये कोई आम घड़ी नहीं, बल्कि इसके अंदर एक हाईटेक लोकल सिग्नल जैमर छिपा हुआ था। ज़ारा ने पलक झपकते ही दुश्मनों के पूरे नेटवर्क को जाम करके उन्हें दुनिया से काट दिया था। दुश्मन अब इस जाल में पूरी तरह से अकेले थे। दुश्मन का कमांडर अपने खराब रेडियो को लेकर उलझन में ही था कि इससे पहले कि परेशान दुश्मन संभल पाते या बंदूकों के ट्रिगर दबाते, ज़ारा की पैनी निगाहों ने मौका ढूंढ लिया। वहां दुश्मनों की एडवांस टीम का एक स्नोमोबाइल स्टार्ट हालत में खड़ा था, जिसका इंजन उस बर्फीले सन्नाटे में गुर्रा रहा था। ज़ारा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और बिना सेकंड गवाए हाईटेक C4 एक्सप्लोजिव निकालकर उसे उसी चालू स्नोमोबाइल के फ्यूल टैंक पर चिपका दिया। कबीर इस खौफनाक दांव के लिए एकदम तैयार था। वो एक छलांग में उस मशीन पर बैठ गया। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाया और वो स्नोमोबाइल एक भयानक दहाड़ के साथ दुश्मनों की मुख्य आर्मर्ड गाड़ियों के घेरे की तरफ दौड़ पड़ा। मौत को सामने आता देख दुश्मनों की आंखों में खौफ छा गया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले कबीर ने छलांग लगाई और बर्फ की सख्त जमीन पर फिसलते हुए दूर निकल गया। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाला भयानक बम ब्लास्ट हुआ।
आग की विकराल लपटों ने रात के उस गहरे अंधेरे को चीर दिया। ब्लास्ट की शॉक वेव इतनी जबरदस्त थी कि रेलवे यार्ड की जमीन कांप उठी और मालगाड़ियों के भारी डिब्बे हिल गए। भयंकर आग और धुएं के गुबार ने पलक झपकते ही वहां पड़ी बर्फ को पिघला दिया। उस खौफनाक धमाके में दुश्मन की पूरी एलीट टीम अपनी गाड़ियों के साथ राख के ढेर में बदल गई। भयानक धमाके के बाद रेलवे यार्ड में हर तरफ आग की विकराल लपटें और धुएं का काला गुबार छाया हुआ था। जलती हुई गाड़ियों की डरावनी रोशनी के बीच से कबीर एक खौफनाक परछाई की तरह बाहर निकलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो सीधे मरे हुए पाकिस्तानी कमांडर के पास पहुंचता है और उसके खून से सने हुए गर्म हाथों से रेडियो निकाल लेता है। कबीर ज़ारा को इशारा करता है। इशारा मिलते ही ज़ारा तुरंत अपनी पॉकेट वॉच का बटन दबाती है और सिग्नल जामर को बंद कर देती है। अब उनका संपर्क वापस जुड़ चुका था। कबीर अपने गले को साफ करता है और पलक झपकते ही अपनी आवाज बदल लेता है। वो रेडियो ऑन करता है और एकदम ठेठ पाकिस्तानी मिलिट्री लहजे में दुश्मन के हेडक्वार्टर को संपर्क करता है। वो झूठा मैसेज देता है, कमांड कंट्रोल, टारगेट एलिमिनेटेड। वो तीनों हिंदुस्तानी एजेंट जहन्नुम पहुंच गए हैं, ओवर। उसकी ये मास्टरमाइंड चाल बिल्कुल सटीक बैठती है। ये मैसेज सुनते ही दुश्मन का बॉस पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता है और डॉक्टर सिन्हा को उस रात किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का अपना पूरा प्लान रद्द कर देता है। अब दुश्मन का बॉस पूरी तरह से उनके बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। दुश्मन के हेडक्वार्टर में अब पूरी तरह से शांति छा चुकी थी। उस फेक मैसेज ने उनका सारा डर खत्म कर दिया था। इसी बेफिक्री का फायदा उठाकर मौत के जबड़े से निकले हमारे तीनों जासूस उस सीक्रेट बर्फीले मिलिट्री बेस के ठीक बाहर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ और जमा देने वाली ठंड के बीच ये बेस किसी अभेद्य किले जैसा लग रहा था। लेकिन आज रात इस किले का गरूर टूटने वाला था। बेस के ठीक बाहर ज़ारा बर्फ पर रेंगते हुए हाई वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। वो फुर्ती से अपने बारीक टूल्स निकालती है और जटिल तारों को काटकर सिस्टम को हैक कर लेती है। एक हल्की सी चिंगारी उठती है और अगले ही पल उस विशाल मिलिट्री बेस की सारी लाइटें एक झटके में बुझ जाती हैं। चारों तरफ खौफनाक और घुप अंधेरा छा जाता है। अंदर मौजूद पहरेदारों में भारी पैनिक मच जाता है। गार्ड्स घबराहट में अपनी बंदूकों की फ्लैशलाइट्स ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मौत उनके दरवाजे पर आ चुकी थी। बेस के पिछले हिस्से में विक्रम अपनी दैत्य जैसी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करता है। वो बिना किसी हथियार के अपनी फौलादी बाहों से बेस के उस भारी भरकम लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देता है और उसे कब्जों से उखाड़कर बाहर बर्फ पर फेंक देता है। दरवाजे के गिरने की भारी आवाज गूंज उठती है। अब बारी थी कबीर की। उस डरावने अंधेरे में कबीर अपने हाईटेक नाइट विजन गॉगल्स पहनता है। गॉगल्स की हरी चमक काले सन्नाटे में खौफनाक लग रही थी। कबीर एक काली परछाई की तरह बेस के अंदर दाखिल होता है। अंधेरे में दुश्मनों के लिए वो पूरी तरह अदृश्य था। अपनी अचूक क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वो एक एक करके गार्ड्स को हमेशा के लिए खामोश करता चला जाता है। घुसपैठ कामयाब थी। मौत का तांडव मचाने के बाद तीनों जासूस उस सीक्रेट मिलिट्री बेस के सबसे निचले और ठंडे हिस्से अंडरग्राउंड सेल तक पहुंचते हैं। सेल का भारी लोहे का दरवाजा खुलते ही जो खौफनाक नज़ारा उनके सामने आता है, उसे देखकर इन जासूसों के भी होश उड़ जाते हैं। सेल के बीचों बीच एक ठंडी लोहे की कुर्सी पर टॉप डिफेंस साइंटिस्ट डॉक्टर सिन्हा को बेदर्दी से बांधा गया था। लेकिन खौफ की असली वजह वो जंजीरें नहीं थी, बल्कि उनके सीने पर बंधा एक बेहद हाईटेक और जटिल बायोमेट्रिक बम था। बम पर लाल रंग की डिजिटल घड़ी तेजी से उल्टी गिनती कर रही थी और तारों का एक खौफनाक जाल उनके शरीर से लिपटा हुआ था। ये कोई साधारण टाइम बम नहीं था, बल्कि इसे सीधे डॉक्टर सिन्हा की दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट के साथ सिंक किया गया था। दुश्मन की चाल बेहद शैतानी थी। अगर रेस्क्यू के दौरान डॉक्टर सिन्हा जरा भी घबराए और उनकी दिल की धड़कन तेज हुई तो बम अपने आप फट जाएगा और सब कुछ राख के ढेर में बदल जाएगा। तभी सेल के बाहर सायरन गूंज उठते हैं और दुश्मन की भारी बैकअप फोर्स उनके पीछे पड़ जाती है। मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। विक्रम ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी पूरी फौलादी ताकत झोंकते हुए सेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। दुश्मन बाहर से दरवाजे को तोड़ने की मशीनें लेकर आ गए थे, लेकिन विक्रम किसी चट्टान की तरह उस दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने अपनी असॉल्ट राइफल निकाल ली और वेंटिलेशन शाफ्ट और टूटी खिड़कियों से अंधाधुंध कवर फायर देना शुरू कर दिया। गोलियों की गूंज ने सेल को एक खौफनाक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। लेकिन इन सब के बीच असली जंग ज़ारा लड़ रही थी। ज़ारा जानती थी कि ये उसके विंटेज घड़ी साज वाले हुनर का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
उसने अपने बैग से बारीक औजार निकाले। -डिग्री तापमान में भी ज़ारा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने आंख पर मैग्नीफाइंग ग्लास पहना और बम के उस खौफनाक और उलझे हुए सर्किटरी जाल को स्कैन किया। गोलियों की गूंज और दरवाजे पर भारी प्रहार के बीच भी ज़ारा का ध्यान सिर्फ लाल और नीले तारों पर केंद्रित था। डॉक्टर सिन्हा की सांसें तेज थीं और बम का अलार्म तेज होने लगा था। 10 सेकंड, 9 सेकंड, वक्त फिसल रहा था। ज़ारा के हाथ नहीं कांपे। उसने चिमटी से एक बेहद बारीक तार पकड़ा और कटर से उसे सावधानी से काट दिया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और अचानक लाल चमकती हुई गिनती रुक गई। बीप की डरावनी आवाज बंद हो गई और हरी बत्ती जल उठी। मौत की टिक टिक हमेशा के लिए शांत हो गई। बम की उल्टी गिनती रुकते ही तीनों जासूस डॉक्टर सिन्हा को लेकर खौफनाक अंडरग्राउंड सेल से बाहर भागते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही वे जमे हुए बर्फीले मिलिट्री बेस के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, उनका सामना पाकिस्तानी सेना की भारी हथियारों से लैस बैकअप फोर्स से होता है। लाल नीली बत्तियों और सायरन की डरावनी आवाजों ने हवाओं को और भयानक बना दिया था। बिना पल गवाएं विक्रम पास खड़ी एक भारी आमड़ यानी बख्तरबंद जीप की तरफ दौड़ता है। वो गार्ड्स को फौलादी मुक्कों से हवा में उछालकर स्टीयरिंग पर कब्जा कर लेता है। कबीर और ज़ारा डॉक्टर सिन्हा को लेकर जीप में कूदते हैं। विक्रम एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाता है और जीप गोलियों की बौछार के बीच गेट तोड़कर बाहर निकल जाती है। अब शुरू होती है मौत की खौफनाक रेस। रास्ता एक संकरी, घुमावदार और बर्फ से ढकी खतरनाक पहाड़ी सड़क थी। एक तरफ चट्टानी पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। जीप के टायर बर्फ पर खतरनाक तरीके से फिसल रहे थे, लेकिन विक्रम अपनी बेजोड़ ड्राइविंग से उसे बचा रहा था। तभी दुश्मन की गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। उन्होंने चलती गाड़ियों से रॉकेट लॉन्चर यानी आरपीजी दागना शुरू कर दिया। एक रॉकेट जीप के ठीक पीछे गिरता है और जोरदार धमाका होता है। शॉक वेव से जीप हवा में उछलकर वापस बर्फ पर टकराती है। कबीर पीछे मुड़कर अपनी राइफल से कवर फायर दे रहा था, लेकिन भारी हथियारों के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। इस खौफनाक मंजर में डॉक्टर सिन्हा की सांसें अटकी हुई थीं। तभी एक जानलेवा मोड़ आता है और विक्रम को ब्रेक मारने पड़ते हैं। आगे का रास्ता पूरी तरह टूट चुका था। आगे खाई, पीछे दुश्मन, भागने का रास्ता बंद था। मौत चंद सेकंड दूर थी। तभी ज़ारा की नज़र पहाड़ की एक भारी बर्फ से लदी ऊंची चोटी पर जाती है। वो अपना आखिरी दाव खेलती है। वो बचे हुए सारे C4 विस्फोटकों को एक साथ बांधती है और पूरी ताकत से पहाड़ की उस कमजोर चोटी की तरफ उछाल देती है। कबीर हवा में ही उस विस्फोटक पर सटीक गोली चलाता है। एक कान फोड़ देने वाला जोरदार बम धमाका होता है। धमाके की गूंज से पहाड़ दरक जाता है। अगले ही पल ऊपर से एक खौफनाक एवलांच यानी विशाल बर्फीला तूफान सफेद सुनामी की तरह गर्जना करता हुआ टूट पड़ता है। ये भयानक तूफान दुश्मन की सारी गाड़ियों को अपने अंदर निगलता हुआ गहरी खाई में बहा ले जाता है। मौत का खेल शांत हो जाता है। पहाड़ से गिरे उस एवलांच के भयानक कहर से और सफेद मौत के बवंडर से बाल बाल बचते हुए तीनों जासूस और डॉक्टर सिन्हा किसी तरह पैदल चलकर तय किए गए रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं। रात का खौफनाक अंधेरा छटने लगा था। तभी आसमान से बिना कोई भारी आवाज किए एक काली परछाई नीचे उतरती है। ये कोई आम चॉपर नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना का एक बेहद खुफिया स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था। इसे राडार की पकड़ से बचने वाले राडार एब्जॉर्बिंग पेंट और साइलेंट रोटर तकनीक से बनाया गया था, ताकि पाकिस्तानी राडार और एयर डिफेंस को इसकी भनक तक ना लगे। चॉपर के लैंड होते ही कबीर, विक्रम, ज़ारा और डॉक्टर सिन्हा फुर्ती से दौड़कर उसके अंदर बैठते हैं। दरवाजा बंद होते ही वो चॉपर वापस उस धुंधले आसमान में अपनी मंजिल भारत की ओर चला जाता है।